किसान संदेश के इस एपिसोड के प्रायोजक हैं भव्या ऑर्गेनिक। जीते जिंदगी की जंग भव्या ऑर्गेनिक के संग। 100% नेचुरल, पूरी तरह जैविक, पूरी तरह प्राकृतिक। खेत की मिट्टी में जब मेहनत का पसीना मिलता है तो सुनहरे दानों वाली फसल तैयार होती है। आज हम जिस फसल की बात कर रहे हैं वो ना सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ा रही है, बल्कि पशुपालन, खाद्य उद्योग और बायोफ्यूल सेक्टर में भी अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मक्का की खेती की, जिसे पीला सोना भी कहा जाता है। किसान भाइयों को मेरा राम राम, नमस्कार। मैं हूं विजय यादव और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज़। और मैं एक बार फिर लेकर हाजिर हूं आपका अपना खास कार्यक्रम किसान संदेश। किसान संदेश में किसान भाइयों, आज आपके लिए संदेश है मक्का की खेती पर। हमारे साथ है राजमाता विजय राजे सिंधिया ग्वालियर से संबद्ध सीहोर एग्रीकल्चर कॉलेज के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर GS गाठिया सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि सर खरीफ का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है और खरीफ में मक्का की बोनी वो लगभग पूरी हो चुकी है। फिर भी जो किसान भाई छूट गए हैं वो मक्का की बोनी करने वाले हैं, तो वो किस तरह से कौन सा बीज डालें, किस तरह से बीज का उपचार करें और कौन से उन्नत बीज मक्का के होते हैं जो खरीफ सीजन के लिए होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि विदित है, जो आज का बहुत ही प्रासंगिक विषय है मक्का, तो उसमें हम सबसे पहले बात करें कि जब मक्का की बोनी करना चाह रहे हैं तो खेत की तैयारी कैसी हो। तो खेत का जो हमारा चुनाव हो इस प्रकार का होना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं भरता हो, क्योंकि ज़्यादा पानी के प्रति काफ़ी संवेदनशील ये फसल है। इसलिए जहाँ पर कहीं पर भी पानी भर रहा हो ऐसी जगह का हम चुनाव ना करें। सैंडी लॉन साइड या रेतीली दोमट मिट्टी हो तो अति उत्तम होती है इसके लिए, क्योंकि इसकी बढ़वार के लिए और जो ज़मीन में पोषक तत्व है उसको ऊपर उठाने के लिए इस तरह की मिट्टी बहुत उपयोगी साबित होती है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसको खेत की तैयारी करने के लिए हम 2 बार बखर चलाएँ, आड़ा और खड़ा। और बनाने के बाद में आजकल बोनी की अच्छी मशीनें आ गई है, डिबलिंग के माध्यम से कर सकते हैं, हाथ से आप उसमें रोपाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि आजकल मशीनें बहुत अच्छी आ रही है, रेज बेड प्लांटर आने लग गए हैं, BBF मशीनें आने लग गई है। इनको हम यदि करके और इस पर हम बोनी करने का प्रयास करेंगे तो ये फ़ायदा हमको होगा कि बारिश कम हो तब भी हमको मुनाफा, उत्पादन अच्छा मिलेगा। और बारिश यदि ज़्यादा हो गई है तब भी नालियों के माध्यम से हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं, तो उसमें भी हमारे उत्पादन में कोई गिरावट नहीं होगी। कोई रासायनिक खाद भी आप सजेस्ट करेंगे, क्योंकि बिना रासायनिक के काम चल नहीं रहा है आजकल। रासायनिक खाद में भी अलग अलग विकल्प है। अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं जिस तरह की परिस्थितियां देश में है, उसके हिसाब से कोई बहुत सारी उर्वरक ऐसे हैं जो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे उर्वरकों का हम विकल्प के रूप में देखें कि यदि हमारे पास यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास इसका विकल्प है तो हम इसको चुनें। यदि ये नहीं है, हमारे पास DAP है, DAP के साथ यूरिया मिल रहा है और पोटास मिल रहा है, तो इनके तीनों के कॉम्बिनेशन बना के करें। या ये नहीं भी मिल रहे हैं तो आजकल मिक्स फर्टिलाइज़र आ रहे हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मिक्स आता है, हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसका संतुलित बनाकर वो उपयोग करें। ये तो हो गई उर्वरक की बात। डॉक्टर साहब, जो खरीफ सीजन है उसके लिए मक्का की जो उन्नत किस्में हैं वो कौन सी होती है जो बेहतर उत्पादन देती है? जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। देखिए, मक्का में जो आज के समय में जो ट्रेंड चल रहा है और किसान भाइयों के बीच में काफ़ी जो लोकप्रिय है, तो इसमें 3 तरह का मक्का जो होता है जो बोने में काम आता है। एक तो होता है कि जो हमारी देसी तकनीक से जो कंपोजिट वैरायटियाँ बनाई गई है, तो कंपोजिट वैरायटी होती है। साथ ही साथ इसके अलावा हाइब्रिड वैरायटी आ रही है। हाइब्रिड में भी आप देखेंगे कि सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस, तो इस तरह की वैरायटियाँ हैं। तो किसान भाई ये देखें कि यदि आपकी ज़मीन गहरी है, ज़मीन में आप उर्वरक उतनी मात्रा में दे सकते हैं, यदि आवश्यकता पड़ी और सिंचाई की ज़रूरत है तो सिंचाई यदि आपके पास उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में हम सिंगल क्रॉस या डबल क्रॉस हाइब्रिड की तरफ जाएँ। यदि आपके पास ज़मीन हल्की है और किसान भाई के पास ज़्यादा संसाधन उपलब्ध नहीं है तो कंपोजिट वैरायटियाँ भी बहुत अच्छी आ गई है। कंपोजिट वैरायटियों की तरफ भी हम जा सकते हैं। 3-4 पत्ते पौधे में आ गए, उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ती है पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों की और खरपतवार नाशक भी इस तरह के कुछ ज़रूरत पड़ती है मक्का की खेती में? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक, ये 4 ऐसे तत्व हैं जो मक्का के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो उसमें 150 किलो नाइट्रोजन,
80 किलो फास्फोरस, 80 किलो पोटास और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की माध्यम से हमको देना होता है। इसमें जो फास्फोरस है, पोटास है और जिंक, इनको तो हम उसी समय दे देंगे जब हम बोनी कर रहे हैं, उस समय हम इसको दे देते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसको हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। जो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की हम बात कर रहे हैं उसका 20% हिस्सा तो हम तब देंगे जब हम बोनी कर रहे हैं। उसके बाद में फिर हम जब 4 पत्ती होने लगेगी मक्का में तब देंगे, फिर 8 पत्ती जब होने लगेगी तब देंगे, और उसमें जो टेस्लिंग निकलता है जिसको हम कहते हैं कि मंजरी निकल रही है उस समय देंगे, और फिर जब हम भुट्टे में दाना पड़ने लगता है उस समय देंगे। तो इस तरह से नाइट्रोजन का अलग अलग बांट के स्प्लिट मात्रा में देना पड़ेगा, अन्यथा ये होगा कि जब उसको आवश्यकता होगी उस समय नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी और उत्पादन प्रभावित होगा। तो ये हमारे किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो किसान भाइयों, ये तो हो गई संतुलित उर्वरक देने की बात मक्का की खेती में। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आती है कि मौसम जो है वो पल पल बदल रहा है। कम बारिश, ज़्यादा बारिश भी क्या मक्का की खेती को प्रभावित करती है? इससे निपटने के लिए किसान भाई क्या करें? ज़्यादा बारिश हो गई और यदि पानी स्टेगनेट हो गया तो हम ऐसा मानते हैं कि 24 से 48 घंटे तक यदि पानी भराव की स्थिति बन रही है तो ऐसी स्थिति मक्का के लिए ठीक नहीं होती है। और यदि मान लीजिए लंबा सूखा आ गया जिसको हम ड्राई स्पेल कहते हैं, यदि ड्राई स्पेल आ जाता है तो वो स्थिति भी मक्का के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। तो हमको इसीलिए हमने कहा था शुरुआत में कि हमको जो बुआई कर रहे हैं तो बुआई उन्नत जो यंत्र आ रहे हैं, बेड बनाने वाले जिसको रेज बेड प्लांटर कहते हैं या BBF मशीन कहते हैं, इनके माध्यम से मक्का की बोनी करेंगे तो दोनों परिस्थिति, चाहे पानी कम गिरे या ज़्यादा गिरे, दोनों परिस्थिति में ये इसके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मक्का की जो कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी बहुत मायने रखती है, क्योंकि यदि हम घना बो देंगे तो वैसी स्थिति में बहुत समस्या खड़ी हो सकती है। तो हमको क्या करना चाहिए कि जब हम कतार से कतार की बोनी करें तो 75 सेंटीमीटर कतार से कतार और 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें। तो यदि ऐसी परिस्थिति रखते हैं तो प्रति हेक्टेयर में 80 से 85 हज़ार पौधों की संख्या हमको प्राप्त होगी और ये अच्छी कंडीशन कहलाएगी, चाहे पानी कम गिरे या चाहे ज़्यादा गिरे। यदि हमको और अच्छा हाइब्रिड यदि हमने लिया है तो हम उसकी जो वो है रो टू रो डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, 75 सेंटीमीटर पे कर सकते हैं। तो 75 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर पे करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में मक्का का बढ़िया भुट्टा भी अच्छा आएगा, उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा। और यदि हवा आंधी चल रही है या अतिवृष्टि हो रही है तो ऐसी स्थिति में पौधा अपने आप को संभाले रखेगा। तो इसलिए ये सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब के साथ चर्चा जारी है। अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश सरकार की वो बड़ी योजनाएं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। सोने की बालियों जैसी चमक और किसानों की कमाई की नई उम्मीद, यही है मक्का की खेती। मध्य प्रदेश में हर साल करीब 15 से 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का की खेती की जाती है। मालवा, निमाड़, महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड के कई जिलों में किसान बड़े पैमाने पर इसकी खेती करते हैं। बेहतर उत्पादन और अच्छी बाजार मांग के कारण मक्का किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कैश क्रॉप बनकर उभरी है। लगभग 10 एकड़ में हाइब्रिड का 73-28 बोया है जो अच्छा रहता है। इसकी खासियत ये है कि ये कम वर्षा में भी हो जाती है, ज़्यादा में भी हो जाती है, गलती नहीं है बिल्कुल भी। और मेरे पास 18 एकड़ ज़मीन है और हम खेती में मक्के पायनियर किस्म की मक्के लगाते हैं और उसमें हमको मक्के की जो आमदनी पूरी प्राप्त होती है वो 7 से 8 लाख की प्राप्त होती है। वर्तमान में 5106 लगाया है। इसकी खासियत यह है कि एक तो ये 80-85 दिनों में आ जाती है जल्दी। अच्छा। और उत्पादन अच्छा है इसका। लगभग कितना उत्पादन बीघा के हिसाब से मान? बीघा के हिसाब से 10 से लेकर 12 तक आ जाता है। कम पानी में बेहतर उत्पादन देने वाली फसल मक्का की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी खेती खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसम में की जा सकती है। प्रदेश की मोहन यादव सरकार किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। सोयाबीन, सरसों और धान पर भावांतर योजना शुरू की गई है। वहीं उड़द और श्री अन्न फसलों पर बोनस दिया जा रहा है। और सोयाबीन के साथ हमने धान पे भी बोनस दिया है। हमारा धान भी खरीदेंगे और गेहूं भी खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो। मक्का के लिए भी मुनमुन भाई आपने कहा है, मक्का का भी सही दाम मिले, लगातार हम ध्यान रखेंगे। जोरदार अभिनंदन करें मंडियों के अंदर भी। मोहन सरकार कृषि को समर्पित वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। इसके तहत प्रदेश भर में कई गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जैसे कृषि रथ एवं ट्रैक्टर रैली, कृषि अभिमुखीकरण कार्यक्रम, किसान कल्याण कैबिनेट बैठक, बलराम कृषि महोत्सव,
विधानसभा स्तरीय कृषि सम्मेलन, जल गंगा संवर्धन अभियान, प्राकृतिक खेती एवं श्रीअन्न अभियान, डेयरी एवं पशुपालन प्रोत्साहन कार्यक्रम, उद्यानिकी एवं तीसरी फसल विस्तार अभियान। कृषक कल्याण वर्ष के तहत 15 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बलराम कृषि महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया। महोत्सव के अंतर्गत 17 जुलाई को धार, 19 जुलाई को झाबुआ में, 21 जुलाई को अलीराजपुर में, 23 जुलाई को बड़वानी, 25 जुलाई को खरगोन, 27 जुलाई को बुरहानपुर में और 30 जुलाई को खंडवा में बलराम महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। इस महोत्सव में किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती, ड्रोन तकनीक, स्मार्ट सिंचाई, फसल विविधीकरण, आधुनिक कृषि यंत्र, उन्नत बीज और डिजिटल कृषि सेवाओं की जानकारी दी जा रही है। जब हमने किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की तो 16 अलग अलग विभागों को जोड़ करके इस पूरे विभागों का एक समुच्चय बनाया और इस आधार पर हमने निर्णय किया कि सरकार के माध्यम से हमारे किसान भाई बहनों की अपनी आय बढ़ाने के लिए, उनका समग्र संपूर्ण विकास के लिए एक साथ समग्र कल्पना करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के संकल्प के साथ मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार लगातार नई योजनाओं और नवाचारों को भी बढ़ावा दे रही है। कृषक कल्याण वर्ष के तहत सरकार का विजन सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसान को आत्मनिर्भर, समृद्ध और आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। किसान की खुशहाली से ही प्रदेश की समृद्धि का रास्ता निकलता है और इसी संकल्प के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो किसान भाइयों, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट देखी। मक्का की खेती में डॉक्टर साहब एक और दिक्कत है कीट नियंत्रण की। कीट नियंत्रण, कीट कौन कौन से होते हैं, उनकी पहचान कैसे करें और कौन सा ऐसा कीटनाशक है या जैविक कीटनाशक है वो उसका छिड़काव कर सकते हैं किसान भाई? जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि मक्का में कुछ कीट और बीमारी ऐसे होते हैं जो काफ़ी उसको प्रभावित करते हैं। और कभी कभार ये होता है कि मक्का की फसल की हाइट ज़्यादा होती है तो हम उसको दूर से समझ भी नहीं पाते कि कौन से कीट का प्रकोप हो रहा है। आप देखेंगे कि मक्का जब हम बोते हैं तो शुरू में एक सूट फ्लाई कीट होता है, वो काफ़ी प्रभावित करता है। सूट फ्लाई जो उसके सूट के अंदर उतरकर वो कीट उसके उसको सूट को खा जाता है और मक्का फिर धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगता है। इसी तरह से यदि हम बात करें तो आजकल एक बहुत कीट की बात हो रही है, फॉल आर्मी वर्म। फॉल आर्मी वर्म कीट ऐसा है कि रात के समय में आक्रमण जैसा करता है और दिन के समय में वो अंदर वो जो होर होता है उसमें छुपा रहता है, जो हमको दिखाई नहीं देता। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि किसान भाई इससे काफ़ी ग्रसित है और जैसे फसल 15 से 20 दिन की होती है वो कीट का हमको प्रकोप दिखाई देता है। तो फॉल आर्मी वर्म हो गया, सूट फ्लाई हो गया, स्टेम बोरर कीट आता है, कहीं कहीं दीमक की भी शिकायत काफ़ी आती है। तो ऐसी परिस्थिति में इन कीटों की निगरानी रखें और जो अनुशंसित कीटनाशक बाज़ार में उपलब्ध है या जो हमारे कृषि महाविद्यालय के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो अनुशंसित किए गए हैं, उन कीटनाशकों का चुनाव करके छिड़काव करें। साथ ही इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जब 20 से 25 दिन की फसल जब होती है तो उस समय खरपतवारों का भी काफ़ी प्रकोप होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो उचित खरपतवार नाशक है, सकड़ी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले दोनों अलग अलग भी आते हैं और सकड़ी और चौड़ी दोनों का कॉम्बिनेशन भी आता है। तो कॉम्बिनेशन वाला भी किसान भाई उसको चयन करके कर सकता है। या जहां हम खेत की तैयारी कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि दाना बोने के 72 घंटे के अंदर या प्री एमरजेंस हर्बिसाइड जिसको कहते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एट्राजिन है, मेटिलाक्लोर है, पेंडीमिथेलिन है, इनका हम चयन करके उसी समय डाल दें तो बहुत सारे खरपतवार निकलेंगे ही नहीं। लेकिन मान लीजिए हमने लगा दिए हैं और फसल थोड़ी बड़ी हो गई, 20 से 25 दिन की अवस्था पर आ रही है, ऐसी स्थिति में यदि हम फिर करना चाह रहे हैं तो टोप्रामिजॉन है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। चौड़ी पत्ती वाले यदि आ रहे हैं तो 2,4-D है। ये ऐसे बहुत सारे खरपतवार नाशी उपलब्ध है जिनको किसान भाई यदि करेंगे तो खरपतवारों से निजात मिल सकती है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा छूट गया था, जो हम सवालों के जो फहरिस्त है उसमें इंटर क्रॉपिंग या मिश्रित खेती, तो मक्का की खेती में क्या कोई दूसरा बीज भी किसान भाई डाल सकते हैं, उससे मदद मिलेगी किसान भाइयों को? जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही है ये। इसमें क्योंकि जो अनाज वाली फसलें होती है इनकी जड़ें उथली होती है और जब हम कोई भी फर्टिलाइज़र का या उर्वरक को जब हम खेत में अप्लाई करते हैं तो उसमें ये होता है कि कभी कभी जो हमारा पोषक तत्व है या तो थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं या ज़मीन की ऊपरी सतह पर होते हैं। अब जो ऊपरी सतह का जो रहेगा तो अनाज वाली फसल तो उसको ले लेगी, मक्का उसको ले लेगी।
लेकिन नीचे की तरफ के जो पोषक तत्व है उसको नहीं ले पाते। तो हमको ये करना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में जो अंतर्वर्ती फसल है वो बहुत काम की साबित हो सकती है, क्योंकि यदि मक्का के साथ आपने सोयाबीन ले लिया, मक्का के साथ में अरहर की बोनी कर दी, या मक्का की 2 कतारों के बीच में 2 कतारें लगाने के बाद में 4 या 6 कतारें उड़द या मूंग की लगा दी, तो इस तरह से यदि हम अंतर्वर्ती फसल लेंगे तो पोषक तत्वों का भी उठाव अच्छा होगा। साथ ही साथ कीट बीमारियों को भी हम रोक सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं जो एक फसल से दूसरी फसल पे जब जाते हैं तो एक फसल दूसरी फसल के लिए संरक्षण का काम करती है। तो जो अंतर्वर्ती फसलें होती है वो भी काफ़ी मक्के के लिए फ़ायदेमंद है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि पौधा बड़ा हो गया, पकने लगा, जब भुट्टा आने लगता है, दाने भरने लगते हैं, उस समय किस तरह की सावधानी किसान भाइयों को रखनी चाहिए ताकि दाना और अच्छे से भरे वो और पके भुट्टा बड़ा बने? जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि जब नर मंजरी निकलती है और नर मंजरी निकलने के कुछ समय बाद मादा वाला जो हिस्सा होता है उसका भी निकलना चालू हो जाता है, और उसमें जब आपस में परागकण एक दूसरे से मिलते हैं, पॉलिनेशन जो कि जिसको हम कहते हैं, वो होने के बाद में भुट्टे में धीरे धीरे दाना भरना चालू हो जाते हैं। तो उस समय जो दाने भरने की अवस्था है उस समय उसको पोषक तत्वों की काफ़ी आवश्यकता होती है। तो इसीलिए मैंने जैसे आपको कहा कि जो नाइट्रोजन को हम 5 भागों में बांट के देना है, उसमें से जो चौथा और 5वें नंबर का है वो नर मंजरी निकल रही है उस समय, और दूसरा जब भुट्टा बन के दाना भर रहा हो उस समय हमको देना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा ये होगा कि नीचे के दाने, भुट्टे के नीचे के दाने तो भर जाएंगे, लेकिन जो ऊपरी दाने हैं वो या तो छोटे रह जाएंगे या वो पूरी तरह से भर नहीं पाएंगे। तो उस समय हमको पोषक तत्वों का ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मिट्टी में एक क्रिया होती है जिसको हम अर्थिंग अप कहते हैं, मिट्टी चढ़ाना कहते हैं। तो जब मादा वाला हिस्सा, नर वाला और मादा वाला हिस्सा निकलने की हो उसके ठीक पहले हमको मिट्टी चढ़ाव जरूर करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही भुट्टे का आकार बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, तो पौधे का गिरने की संभावना भी हो सकती है। इसलिए मिट्टी चढ़ाने का काम करें जिससे पोषक तत्वों का आसानी खिंच सके, पौधे को एक सहारा मिल सके जिससे पौधा अच्छे से खड़ा रहे। और इस तरह की क्रियाएं से, इंटरकल्चर ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं, वो करने से कई तरह के कीट बीमारी भी ख़त्म होते हैं। तो ये हमको इस समय विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब समय आता है पौधे की या भुट्टे की कटाई का, उस समय हमने देखा है कि कई किसान भाई पेड़ को सुखाने का कोई केमिकल भी डालते हैं, और उनको ये समझ नहीं आता कि ये जो है फसल पक गई है। तो इसके लिए कुछ बताएं आप कि वो किस तरह से पहचान करें इसकी? नहीं, जैसे मेरा ऐसा मानना है कि जब जैसे तना थोड़ा हरा ही रहता है लेकिन पत्तियों में पीलापन आ रहा है, भुट्टे को हम रेंडमली 1 या 2 जगह जाके देखते हैं कि भुट्टे का थोड़ा सा छिलका हटा के देखेंगे तो दाने को दबाने पे थोड़ा सा कड़कपन का एहसास होगा, तो हम समझ जाते हैं कि भुट्टे में दाना पूरी तरह भर चुका है और वो परिपक्वता की ओर है। तो उसको हम फिर तुड़ाई करके और घर ले जाके दाने निकाल सकते हैं, चाहे हार्वेस्टर के माध्यम से या चाहे हाथ के माध्यम से। तो किसान भाइयों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर हमें दे रहे हैं। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि अब फसल पक चुकी है ना, अब कटाई का समय आया है, तो अब कटाई में अब तो आधुनिक मशीनें आ गई, हार्वेस्टर से भी कटाई होती है और हाथ से भी भुट्टा तोड़वाया जाता है मक्का का। तो कौन सा बेहतर है विधि जो जिससे कम लागत भी कम हो और किसान भाई बीज भी बना सके उसका? देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि किसी भी फसल के कटाई के समय पे एक बहुत ही कम समय मिलता है और अधिकतर फसल ऐसी स्थिति पे खड़ी होती है कि उस समय सारी फसलों की कटाई आसपास हो रही होती है, तो उस समय मजदूरों की भी काफ़ी बड़ी समस्या होती है। तो मक्का की फसल में जहाँ तक हमने देखा है, वहाँ पर यदि आपके छोटे फील्ड हैं, छोटे खेतों में लगाया है, तो हाँ, तो आप हाथों के माध्यम से तुड़ाई करके और उसके हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन आजकल उनके हार्वेस्टिंग के लिए भी हार्वेस्टर आ गए हैं, आप उससे के माध्यम से भी कर सकते हैं। या आजकल तो ऐसे आ गए हैं कि भुट्टा आप तुड़ाई करके मेड़ पर आप इकट्ठा कर लीजिए और एक थ्रेसर आ गया है, उस थ्रेसर मशीन को आप वहाँ लगा दें, दाने को तुरंत डालते जाए, वहाँ से दाना अलग हो जाएगा और भुट्टे की जो गुठली है वो अलग हो जाएगी। तो फसल कटाई का सर ने तरीका बताया। अब इसके बाद एक अगला स्टेप आता है सर कि फसल भंडारण का, और दूसरा मंडी तक जाने तक उसको किस तरह से देखभाल करें कि उसका अच्छा पैदावार का अच्छा उनको कीमत मिले किसान भाइयों। तो जब भी हम मक्का की थ्रेसिंग कर ले, तो मक्का की थ्रेसिंग के बाद में उसको फर्श पे अच्छे से सुखाएं, और एक देसी पद्धति है कि हम दाने को उठा के मुंह में रखें और मुंह में दबाने में यदि कट से आवाज़ आ रही तो हम ये समझें कि ये भंडारण लायक है। और जब भी हम भंडार गृह में रखें,
तो आजकल बहुत सारे एयर टाइट बैग मिलते हैं, जिसको एयर टाइट बैग में रख के और उसमें मुंह बांध के और फिर दूसरी थैली में उसको अंदर हम रखेंगे तो उसमें घुन पड़ने की संभावना कम है। यदि हमारे घर के अनाज या कोटी है तो उसको हम बाहर निकालें, धूप में अच्छे से सुखाएं, सुखाने के बाद उसमें देखें कि अच्छा से झाड़ू वाड़ू लगा के और उसमें देखें कि कोई किसी तरह के कीट के अंडे या किसी प्रकार का कोई गंदगी तो नहीं है। सफाई करने के बाद में फिर उसको हम अंदर ले जाएं, अंदर ले जाने के बाद में फिर सूखे हुए दाने को स्टोर करें। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब के साथ चर्चा जारी है। अभी आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड की धरती पर और बुंदेलखंड की संस्कृति से रूबरू कराते हैं। बुंदेलखंड की प्रसिद्ध लोकगीत गायिका मुस्कान प्रजापति का ये सुमधुर लोकगीत आप सुनिए। किसान भाइयों, आपने मुस्कान प्रजापति का ये लोकगीत सुना। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल और छूट गया था जो मुझे याद आ रहा है। जैसे कि आपने बताया कि मक्का एक ऐसी फसल है पूरे साल भर लगाई जाती है, तो खरीफ के आपने हमें बीज बता दिए कि कौन से उन्नत बीज हैं, उसके बाद जायद के और रबी के कौन कौन से बीज हैं, कम शब्दों में थोड़ा उसके बारे में। तो खरीफ में कुछ अलग किस्में रहेगी, रबी में अलग रहेगी और होगी। दूसरा आप देखेंगे कि जो रबी की फसल होता है उसमें रबी की फसल में उत्पादन ज़्यादा मिलता है, तो उस समय जो हाइब्रिड या संकर किस्मों का जो हम चुनाव करते हैं वो थोड़ा सा मार्केट में सर्वे के आधार पे करें। जो हमारे फील्ड पे जो एक्सटेंशन कार्यकर्ता हैं उनका भी काफ़ी सालों का अनुभव होता है, तो उनसे हम बात कर लें कि कौन सी संकर किस्म का अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और बहुत सारी ऐसी किस्में हैं, क्योंकि संकर किस्मों पे लोगों का ज़्यादा चलन है, तो संकर किस्मों की तरफ ही जाना बेहतर होगा। क्योंकि यदि आपकी ज़मीन अच्छी है और पानी के साधन आपके पास अच्छा है तो संकर किस्मों का उत्पादन बहुत बेहतर तरीके से लिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए और हमें महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। स्वदेश न्यूज़ का ही वो मंच है जहां पर पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक खेती की बात होती है कृषि विशेषज्ञों के साथ। यही वो मंच है जहां किसानों के सवालों के समाधान होते हैं। आप देख रहे थे आपका खास कार्यक्रम किसान संदेश, और हमें दीजिए अब इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों और नई प्रेरणाओं के साथ। नमस्कार। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, क्योंकि हमारा मंत्र है सबसे पहले देश।